हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी वो एस्पिरेंट्स जो कि ईपीएफओ, ईपीएफसी और ईओओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से जोरों शोरों से चल रही होगी। आपने ऑलरेडी अपने सिलेबस का एक सब्सटैंशियल पोर्शन कवर कर लिया होगा और रिवीजन स्टार्ट कर दी गई होगी उन सब्जेक्ट्स की जिनको आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस भी आप लोगों की लगातार चल रही होगी। अब ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी प्रिपरेशन का होता है जिसको बिल्कुल भी आपको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, जो कि है मॉक टेस्ट सॉल्व करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेरीज पूछते हैं कि मॉक टेस्ट हमें क्यों सॉल्व करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के, किस तरीके से मॉक टेस्ट का मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट दिस ब्रिलियंट गाइड बुक दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एडुटैप फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ ईपीएफओ एग्जामिनेशंस। इस गाइड बुक के अंदर आपको ईओ, एओ और एपीएफसी एग्जाम से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन एकदम रिलायबल सोर्सेज से कलेक्ट करके आपको यहां पर दी गई है। आपको पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दोनों एग्जाम्स के हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आपने गाइड बुक अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस गाइड बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अभी जाकर के उसको डाउनलोड करिए और फिर वापस आके इस वीडियो को रिज्यूम करिए। राइट, तो सबसे पहले अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें, मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू चेक योर प्रोग्रेस। सिलेबस कवर करते आप जा रहे हो, चैप्टर्स एक के बाद एक आप कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो भी चीजें पढ़ रही हैं उनका फायदा आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आप उन लेसन्स को रीड करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये प्रोग्रेस को चेक करने का बहुत अच्छा टूल होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका एक ऑब्जेक्टिव है वो है एग्जाम की एक्चुअल रिहर्सल करना। आपका जो एग्जाम है वो एक सेट टाइम पीरियड के अंदर होगा। उस एग्जाम में अगर आप जाते हो, एक मेंटल स्ट्रेस लेवल अलग ही लेवल पर होता है, एंजाइटी अलग लेवल पर होती है। उस दिन आपका सुबह उठ के मॉर्निंग में एग्जाम देने गए, उसके बाद हो सकता है सेकंड शिफ्ट में दोबारा से आपका एग्जाम है। तो इन सभी चीजों की अगर आपको पहले से आदत होगी तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर के आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट यू हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड मिस्टेक्स। मॉक टेस्ट को हम इसलिए देते हैं ताकि हम हर एक मॉक टेस्ट के साथ अपनी इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड कर सकें। जो गलतियां हम करते हैं एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त, उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको रिपीट ना करें, ऐसा इंश्योर करेंगे। और फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है रिवीजन ऑफ द सिलेबस। आप सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद नोट्स को दोबारा से तो रिवाइज करते ही हैं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस को रीड करते हैं तो दोबारा से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन आपकी हो जाती है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले टू चेक योर प्रोग्रेस, ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी सिलेबस का एक चैप्टर कंप्लीट करें तो उसके बाद उस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ क्विज को जरूर सॉल्व करिए और पीवाईक्यूज जो उस चैप्टर से जुड़े हुए हैं उनको भी आप जरूर सॉल्व करके देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का कंपोनेंट आप उसको रीड कर रहे हैं, उसमें आप रिवोल्ट ऑफ 1857 के चैप्टर को पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया है, तो उसके बाद 1857 रिवोल्ट से जुड़े हुए कुछ क्विज के 10-15 क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि उस चैप्टर की कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास ऑलरेडी है। इसके साथ अगर आप पीवाईक्यूज में जाकर के 1857 से अगर कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, उनको सॉल्व करिए तो आपको पता लगेगा कि आर यू एक्चुअली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम। इसके साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आपका एक पूरा कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हिस्ट्री जैसे आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, तो आप पूरे सब्जेक्ट का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हैं जिसमें आपके अराउंड 50, 60 या 100 क्वेश्चंस उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे और वहां पर आपकी पूरी सब्जेक्ट जो है उसकी रिवीजन भी आपकी हो जाएगी और उसके अंदर कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो या कितनी कंफर्टेबली आप आंसर कर रहे हो आपको पता चल जाता है कि क्या आपने वो चैप्टर जो है, वो पूरा जो कंपोनेंट है उसको आपने सही से रीड कर लिया है या नहीं किया है। तो ये होता है हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, दैट वी वांट टू मॉनिटर आवर प्रोग्रेस। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि हम एक्चुअल एग्जाम की रिहर्सल करेंगे। इसको अटेन करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक फिक्स्ड डेट के दिन एग्जाम यानी मॉक टेस्ट उसको अटेम्प्ट करें और ये हमारे माइंड में पहले से तय होना चाहिए कि हम वीक में हर संडे को या हर सैटरडे को, डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी, आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। उसका टाइम भी फिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जब मन किया, शाम को मन कर रहा है तब आप मॉक टेस्ट दे दें। प्रैक्टिस के लिए ऐसा करना मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल रिहर्सल करनी है, एग्जाम की सिचुएशंस को बिल्कुल स्टिमुलेट करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ मॉक टेस्ट जरूर ऐसे देने चाहिए जो सुबह के समय 9:30 से 11:30 के बीच में फॉर एग्जांपल आप बैठ करके दें और इस टाइम पीरियड में 2 घंटे के अंदर आप कोई भी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। आप
ऑलरेडी घर में अगर रहते हैं या पीजी में रहते हैं या कहीं भी आप रहते हैं, आप अपने आसपास लोगों को, रूममेट्स को, फैमिली मेंबर्स को बता देंगे कि मुझे इन 2 घंटे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने साथ एक वाटर बॉटल लेकर बैठिए और अपने एग्जाम को शुरू से लेकर एंड तक जैसा एक्चुअल एग्जाम के अंदर माहौल रहता है वैसे उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप अगर ऐसे 10 मॉक टेस्ट भी दे देते हो, 5 मॉक टेस्ट भी दे देते हो, जहां पर आप एक्चुअल एग्जाम डेट और टाइम की तरह आप बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, तो जब एक्चुअल एग्जाम होगा वहां पर आप उतने नर्वस या उतने ज्यादा प्रेशर में फील नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना। मॉक टेस्ट की जब सॉल्यूशंस आप रीड करते हैं, अपने मार्क्स को वहां पर एनालाइज करते हैं, तो आपको देखना होता है कैसी गलतियां आप करते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जहां पर आपको कंप्लीट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था। काफी क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट के अंदर बिल्कुल अनअटेम्प्टेड छोड़कर आ रहे हैं, उनको आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आप बिल्कुल फ्लूक, बिल्कुल प्योर गेस लगाकर आ रहे हो क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी तरीके की मिस्टेक्स होती हैं कि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं है, आप 4 में से 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो गए, 3 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो गए। आपने ऑलरेडी वो चीज पढ़ी हुई है, वो जो सब्जेक्ट है आपके माइंड में जरूर है, लेकिन उसको एनालाइज करके अप्लाई करके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। और एक जो मिस्टेक होती है वो होती है बिल्कुल सिली मिस्टेक्स। आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत आंसर लगाकर आ गए। आपने आंसर मार्क करना था बी, लेकिन आप गलती से ओएमआर में सी आंसर मार्क करके आए हो। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स जो कि कंप्लीटली अवॉइडेबल हैं, ये आपको पता करना होता है कि कौन सी मिस्टेक्स आप ज्यादातर कर रहे हैं और ये मिस्टेक्स दोबारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर रिपीट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी मॉक टेस्ट में आपने देखा कि आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है या जिस सब्जेक्ट में है वो चीज आपने पढ़ी ही नहीं है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। आपको दोबारा से जाकर के रिवीजन करने की जरूरत है, सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है। अगर आपकी क्लैरिटी में कमी है तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा रिवीजन और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए ताकि क्लैरिटी आपकी इंप्रूव हो जाए। और सिली मिस्टेक एक बार जब आपने पकड़ ली कि मैं अक्सर करेक्ट इनकरेक्ट में कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ऑप्शन मार्क कराता हूं, तो ये चीजें आपको हर मॉक टेस्ट के साथ इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, मिस्टेक्स अगर रिपीट नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स जो हैं वो हर मॉक टेस्ट के साथ इंप्रूव होते जाएंगे। इसके साथ फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, दैट वी वांट टू रिवाइज। हर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशंस को ध्यान से पढ़ना होता है और उन सॉल्यूशंस के थ्रू हमारे सब्जेक्ट की रिवीजन जो है वो दोबारा हो जाती है, ताकि हम उन टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें जहां पर हम मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए थे, गलत सॉल्व किया था, और उनको हम अगर चाहें तो दोबारा जाकर के दोबारा से रिवाइज कर लें। जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस हमने इजीली सॉल्व कर लिए उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहां रिवीजन में उतना टाइम देने की अभी हमें जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और जितने ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, जो भी मेहनत की है सब्जेक्ट को कवर करने में, वो मेहनत को यूज करके आप मार्क्स में कन्वर्ट कर सके और एक्चुअल एग्जाम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आए। सो दैट्स इट, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैड टू गिव यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और अगर कोई भी सजेशन या कोई भी फीडबैक आपको है रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन टू प्रोवाइड अस दैट फीडबैक। एंड लगातार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।